नमस्कार, मैं दिनेश प्रहलाद राय जहांगीर एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स फोर्स क्या है, कि जब दो आपके पास में चार्ज रहते हैं, स्टैटिक चार्ज रहते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में कितना अट्रैक्शन एंड कितना रिपल्सन फोर्स लगेगा। उसी कूलम्ब्स फोर्स का आज अपन हम वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो वेक्टर फॉर्म क्या होता है। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि कूलम्ब फोर्स अपन ने क्या लिखा था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे Q1 क्या था और Q2 क्या था। Q1 और Q2 दो स्टैटिक चार्ज थे और R उनके बीच की डिस्टेंस थी। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ये Q1 है, ये Q2 चार्ज है, ये पॉइंट आप A कंसीडर कर लीजिए, B एंड इनके बीच की डिस्टेंस R, ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो देखो सबसे पहले मैं कूलम्ब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेक्टर का मतलब उसकी डायरेक्शन हो। सबसे पहले आप ये समझो वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ साथ में अपन को डायरेक्शन भी चाहिए, और दूसरा कि वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करे। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि F इज इक्वल टू ma में एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या है? देखो आर कैप 11th क्लास में हमने देखा था कि एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ मल्टीप्लाइंग हियर ऑफ यूनिट वेक्टर? सो पर्पस ये है कि इफ यू वांट टू चेंज एनी स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर क्वांटिटी देन यू शुड मल्टीप्लाई विथ यूनिट वेक्टर। क्लियर है फंडा? कि जब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो अपन उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? यूनिट वेक्टर से। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे कि आर कैप क्या होता है 1। आर कैप क्या होता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो अपन इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आगे सोल्व करें तो आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब, के को अपन 1/4 लिख सकते हैं। तो समझो फाइनल हो गया 1/4 इधर क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। सो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक है, किसका? कूलम्ब फोर्स का। 1/4 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। कैसे? आपको कोई पूछे कि जो फोर्स बताना है वो हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो ये अपन यूज करेंगे, स्केलर फॉर्म में चाहिए तो अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज में ले लेंगे। क्लियर? अब आगे देखो यहाँ पे अभी अपन बात कर रहे हैं, दो अपने पास में स्टैटिक चार्ज है Q1 एंड Q2। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास में R1 है, Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है R2। किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं मान के चल रहा हूं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। जैसे R21 लिखा मैंने, R21 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज। और R12 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज। क्लियर? अब देखो अपन यहाँ पे फोर्स लिख रहे हैं। सबसे पहले फोर्स समझो, दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज है। Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है। तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो ये फोर्स कौन सा लग जाएगा? F21। और इधर कौन सा फोर्स लग जाएगा?
F12 क्लियर। F12 means force on Q1 charge due to Q2 charge and F21 is force on Q2 charge due to Q1 charge क्लियर। तो अपन अभी आगे यहाँ पे फोर्स लिखते हैं, तो समझो पहले F12 में लिख रहा हूँ। F12 क्या है देखो, F12 हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 इंटू R12 क्लियर। आगे मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, F12 क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज क्लियर। तो F12 इधर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन, वैसे ही मैं इसको फिर से बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा R12 अपॉन R12 का होल क्यूब, जैसा अपन ने पहले देखा है चीज क्लियर। इसको इक्वेशन दे दीजिए आप एक, ठीक है। आगे मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, ठीक है, दैट इज F21। देखो F21 क्या हो जाएगा, बोलो K Q1 Q2 अपॉन R21, सेम फंडा, R21 होल क्यूब इंटू R21 क्लियर। अब देखो यहाँ पे वेक्टर का जो ट्रायंगल रूल होता है उससे अपन बोल सकते हैं कि R12 क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 और R21 क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 क्लियर। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 क्लियर। यहाँ से आप बोल सकते हैं इक्वेशन 3 एंड 4 को यूज करके R12 इज माइनस R21 क्लियर फंडा। यहाँ पे अपन ने देखो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ क्या क्या लिखा है। यहाँ पे अपन ने लिखा है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 चार्ज ड्यू टू Q2 चार्ज, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R12 क्लियर। सेम चीज फिर अपन ने लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 इंटू R21 यूनिट वेक्टर। आगे सोल्व किया फिर अपन ने देखा कि जो R12 है वो माइनस R21 के इक्वल आ रहा है, तो आगे देखो थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं मैं यहां से, देखो फिर से लिखते हैं अपन F12 क्या आया था अपने पास, आया था K Q1 Q2 अपॉन R12 होल थ्राइस इंटू R12। इसको इक्वेशन दे दीजिए आप अगेन A। F21 क्या आया था K Q2 Q1 अपॉन R21 इंटू R21, इसको इक्वेशन दे दीजिए B। फिर अपन ने क्या देखा था R12 माइनस R21 वेक्टर के इक्वल था, इसको इक्वेशन दे दीजिए आप C। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि अगर मैं R12 की जगह माइनस R21 रखूंगा ना तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21, या तो ऐसे बोल दीजिए या फिर इसका रिवर्स बोल दीजिए F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इट मीन्स अपने पास में क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो अपना वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का, उससे अपन एक चीज फाइनलाइज कर सकते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो न्यूटन के थर्ड रूल को भी फॉलो करता है। कौन सा न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, कि जितना आप एक्शन करोगे रिवर्स डायरेक्शन में उतना ही रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जितना फोर्स ये Q1 इस Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 किस पे लगाएगा, Q1 पे।
ये बात कैसे बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं, क्योंकि F12 और F21, F12 इधर था और F21 इधर था, तो दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डिफरेंस क्या है, माइनस चार्ज का डिफरेंस है। क्लियर? तो यहाँ पे आगे देखते हैं अपन, आगे है अपना कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स अपन वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस लॉ इज बेस्ड ऑन फिजिकल ऑब्जर्वेशंस एंड इज नॉट लॉजिकली डिराइव फ्रॉम एनी अदर कंसेप्ट। कि ये जो कूलम्ब्स का लॉ है ये फिजिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, कोई लॉजिकली या फिर दूसरे कई कंसेप्ट से इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। सेकंड पॉइंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑलवेज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये हमने देखा भी वीडियो में कि जो F12 आ रहा था वो किसके इक्वल आ रहा था, माइनस F21 के। सो एक्शन रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ को ये फॉलो करता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है। क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ अदर चार्जेस, सो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। वही जो अपन सुपरपोजिशन है आगे अपन देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। इसी वीडियो में सुपरपोजिशन आपको मिल जाएगा। तो सुपरपोजिशन अभी मोटा मोटा समझ लीजिए क्या होता है। सुपरपोजिशन मतलब कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके आसपास में अगर और चार्जेस हैं तो उन दो पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उन पे उस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, चाहे पास में कोई चार्ज रहे या ना रहे। क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज होता है। क्लियर? यहाँ पे अपने पास में तीन रेशियो दे रखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के रेशियो दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R², एंड Fg ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन R²। वैल्यू रख के अपन ने वैल्यू फाइंड आउट करी, तो ये नियर अबाउट टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए आई 10⁻41, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए आई 10⁻39 एंड टू प्रोटॉन्स के लिए आई 10⁻36। So here you can say that electrostatic force is very large compared to gravitational force. Clear? Next अपने पास में है limitations of Coulomb's law कि Coulomb's law की limitations क्या क्या हैं। So वन बाई वन अपन limitations देखते हैं। First limitation है the electric charge must be at rest। जो अपना इलेक्ट्रिक चार्ज है वो रेस्ट पे होना चाहिए, वो मूव नहीं करना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो वेलोसिटी उसके पास रहेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और अगर उसके पास में एक्सेलरेशन भी रहेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। सो पहली लिमिटेशन आ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। सेकेंड लिमिटेशन है द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस मस्ट बी मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। इट मीन्स उसकी जो साइज़ है वो उनके बीच की डिस्टेंस से बहुत छोटी होनी चाहिए। लेट्स सपोज दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो उन Q1 एंड Q2 चार्जेस की जो साइज़ है वो उनके बीच की जो डिस्टेंस है R उससे बहुत छोटी होना चाहिए, तभी ये कूलम्ब्स लॉ अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर?
थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, because the distance less than 10⁻⁻15 meter, the strong nuclear force dominates over the electrostatic force. देखो यहाँ पे वहाँ ये बोल रहा है कि जो इन दोनों के चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 10⁻⁻15 मीटर या फिर उससे कम में न्यूक्लियर फोर्स काम करना चालू कर देता है और न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है, कहीं ज़्यादा उसकी पावर होती है। सो ये तीन लिमिटेशंस अपन ने देखी कि जो अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो रेस्ट पे होना चाहिए, दूसरे पॉइंट चार्ज होने चाहिए और उनकी जो साइज़ है वो उनके बीच की डिस्टेंस है बहुत माइन्यूट होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट हमने देखा कि जो सेपरेशन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि 10⁻⁻15 से छोटे में न्यूक्लियर फोर्स काम करना चालू कर देता है। ये थे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दैट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखो, इसमें आपको Q1 चार्ज दिख रहा होगा, Q2, Q3, Qn। यहाँ पे काफी एंड चार्जेस रखे हुए हैं, क्लियर, जिसमें से Q1 का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में R1 है, Q2 का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में R2 है, Q3 का R3, Qn का Rn है। क्या, पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, क्लियर। अब देखो ये मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये मैं बोलूंगा कि जो Q1 इनको मैं अगर एक चार्ज सिस्टम बनाऊं कि Q1, Q2, Q3, Qn ये एक चार्ज सिस्टम है पूरा, ठीक है, मल्टीपल चार्ज सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं एक Q0 स्टैटिक चार्ज लेके आ रहा हूँ और वो स्टैटिक चार्ज इन सब पे कैसे कैसे इफेक्ट करेगा, यही अपनी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज इन ए मल्टीपल चार्ज सिस्टम द फोर्स experienced by a static charge is always equal to the vector sum of all individual charges by all individual charges, क्लियर। कि यहाँ पे पहला सुपरपोजिशन के दो ही पॉइंट है, पहला पॉइंट यही हो गया कि इस मल्टीपल चार्ज सिस्टम में अगर ये Q0 फोर्स एक्सपीरियंस्ड कर रहा है ना, तो जो टोटल फोर्स किस पे लगेगा, Q0 पे लगेगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन सब पे जो Q0 फोर्स लग रहा है, Q0 पे जो सब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन सब के वेक्टर सब के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 सुपरपोजिशन का क्या है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस की किन्हीं भी दो अगर आपके पास स्टैटिक चार्ज है तो उन पे एक दूसरे के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो कंटिन्यू लगता रहेगा, चाहे उसके पास में कितने भी बाकी चार्जेस हो, क्लियर। तो देखो यहाँ पे आगे अपन इसका मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, तो समझो मैं पहले लिख रहा हूं इसका F01 क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 चार्ज विथ प्रेजेंस ऑफ Q1 चार्ज। क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा K Q0 इंटू Q1 अपॉन क्या हो जाएगा नीचे बताओ, R01 इंटू यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू R01, क्लियर। सिमिलरली आप लिख सकते हैं F02 इज force experienced by the static charge with presence of Q2 charge, so it can be written as K Q0 into Q2 upon R02 का स्क्वायर into
r कैप 02। क्लियर। सिमिलरली आप F03 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा F03 क्या हो जाएगा, Q नोट स्टैटिक चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसके कारण, Q3 चार्ज के कारण। इट कैन बी रिटन एज K Q नोट Q3 अपॉन R03 स्क्वायर इंटू R कैप ऑफ 03। सिमिलरली F0n force experienced by the static charge due to this Qn charge. It can be written as K Q naught Qn upon R0n square into vector of R0n। क्लियर। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इस Q नोट पे जो आपका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो टोटल किसके F नेट किसके इक्वल हो जाएगा, इन सब के सम के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो देखो समझो आगे, यहाँ पे अपन अब क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे। तो देखो F नेट हो जाएगा आपका, F नेट हो जाएगा F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F0n। क्लियर। तो वैल्यू डालते जाओ जो भी अपन निकाली थी। F नेट हो जाएगा F01 क्या बताओ, F01 क्या आया था अपने पास में, K Q नोट Q1 अपॉन जो अपना R कैप 01 था ना उसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो यहाँ पे आ जाएगा ये R01 होल थ्राइस इनटू R01 वेक्टर। क्लियर। प्लस K Q नोट Q2 अपॉन R02 होल थ्राइस इनटू R02 प्लस F03 क्या हो जाएगा, K Q नोट Q3 अपॉन R03 होल थ्राइस इनटू R03 प्लस सो ऑन। F01 क्या हो जाएगा, K Q नोट Qn अपॉन R0n होल थ्राइस R0n। क्लियर। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन आपके पास क्या आ रहा है बोलो, एक तो K कॉमन है, एक Q नोट कॉमन है, ये कॉमन है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो लिख लो यहाँ से K कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से और Q नोट कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा Q1 अपॉन R01 होल थ्राइस R01। ठीक है। इसमें क्या बचा, जिसमें बचा आपका Q2 अपॉन R02 होल थ्राइस R02 प्लस सो ऑन। यहाँ क्या बचा Qn अपॉन R0n होल थ्राइस इंटू R0n, ये बचा। तो यहाँ से समझो मैं इसको सम अप करके कैसे लिख सकता हूँ, F नेट K को क्या लिख सकता हूँ मैं, Q नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्या होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, लिख दिया। आगे मैं सम लगा रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं डाल रहा हूँ QI अपॉन R0I होल थ्राइस इंटू R0I, जहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 से लेके n। तो ये हो जाएगा आपके पास में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। आगे एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, समझो कि यहाँ पे अपने पास में बहुत सारे मल्टीपल चार्ज थे, क्या थे, बहुत सारे चार्जेस थे। उन बहुत, ये मान लीजिए यहाँ पे फंडा समझो, मैं बोलूँ यहाँ पे 10 आदमी है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा आदमी है, तो वो 10 आदमी इस एक पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, पहला फंडा क्या,
ये 10 आदमी इस एक पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वो निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा, इन 10 आदमी जो इस एक पे लगा रहे हैं इस पे टोटल कितना हो जाएगा, इन 10 के कारण से जोड़ जो अपन इन 10 के कारण से जो जोड़ लगाएंगे वो इस एक पे फोर्स हो जाएगा। पहला फंडा तो ये। दूसरा फंडा सुपरपोजिशन क्या है कि अगर यहाँ पे दो लोग हैं और वो लड़ाई कर रहे हैं ना, तो आसपास कितने लोग हों वो आपस में लड़ाई करते रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दो अपने स्टैटिक चार्ज है उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो बाकी चार्जेस के कारण उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक चार्ज बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लियर। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया कि एक इन चार्जेस के कारण यहाँ पे क्यू नॉट मैंने क्या रख दिया, एक स्टैटिक चार्ज रख दिया। यहाँ पे मैं सबके कारण क्या लिखता गया कि इस F01 क्या था, क्यू नॉट पे Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, फिर Q2 क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगा रहा है, Q3 क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगा रहा है, Qn इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगा रहा है। सबकी वैल्यू निकाल दी मैंने, F01 निकाल दिया, 02 03 F01 सबकी वैल्यू निकाल दी और सबको जोड़ता गया। जो कॉमन आया वो मैंने कॉमन ले लिया और फाइनलाइज मेरे पास ये चीज बची। तो ये थी आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर, थैंक यू।